तो हमने एक तरह का ये प्रकार पढ़ा, तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो परिवर्तन है ये मूल रूप से दो भागों में बांटे गए हैं। एक तरह के परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे तरह के परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब है जब परिवर्तन के कारण किसी चीज के आकार में, उसके साइज में, उसकी गंध में, उसके रंग में बदलाव आता है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो बदलाव जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो या सूंघ सकते हो वो होता है भौतिक परिवर्तन। दूसरे तरह का जो मेन परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में तो सिर्फ उसका आकार बदलता है पदार्थ का या उसकी गंध बदलती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन के अंदर ज्यादातर बार हम उस पदार्थ को पुरानी अवस्था में वापस लेके जा सकते हैं। जैसे गुब्बारे का हमने उदाहरण लिया था कि आप गुब्बारे में हवा भरेंगे और जब आप गुब्बारे की हवा वापस निकाल देंगे तो गुब्बारा पहले जैसा बन जाएगा और आप उसमें फिर दोबारा हवा भर सकते हैं। तो जब वो पदार्थ वापस पुरानी अवस्था में लेके जाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन जिनमें कि उस पदार्थ को वापस पुरानी अवस्था में नहीं लेके जाया जा सकता, ऐसे परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण हमने दिया था कि गुब्बारे में आप बहुत हवा भरते रहो तो एक समय के बाद गुब्बारा फट जाता है। जब गुब्बारा फट जाएगा तो आप उसमें दोबारा कभी हवा नहीं भर पाएंगे, वो कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। तो इस परिवर्तन को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं। आप घर में दूध उबालते हैं तो दूध को हम गर्म करते हैं और दूध उबलने लगता है और दूध को वैसे का वैसा रखा छोड़ दो तो थोड़े समय बाद वापस ठंडा हो जाता है और पहले जैसा हो जाता है ना? तो दूध जो है वो पहले जैसा हो जा रहा है, तो ये जो परिवर्तन हुआ ये उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ क्योंकि दूध पहले जैसा हो गया ठंडा होने के बाद। ठीक है। लेकिन अगर हम दूध का दही जमाते हैं तो दही जमने के बाद क्या आप दही को वापस दूध में बदल सकते हो? तो दही को हम वापस दूध में नहीं बदल सकते। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये हुआ अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसको हम वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे समझ में इतना? अब इस पार्ट में ना बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं इन परिवर्तनों के बारे में। मैंने कल थोड़ा थोड़ा इन उदाहरणों के बारे में बताया भी था। ठीक है, अगला था रासायनिक परिवर्तन जिसको हमने पढ़ा। तो रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण है कि आप जैसे सेब खाते हो, थोड़े टाइम उसको खा के या काट के आप छोड़ दो तो वो लाल लाल हो जाता है, या बैंगन को काट के छोड़ दो वो काला हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो चीजें हैं ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जो सेब है या बैंगन है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ एक अभिक्रिया करता है, एक रिएक्शन करता है जिसको उसका रंग लाल हो जाता है। या एक और उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, जहाँ पे सूरज की रोशनी से पौधे खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है। सूरज की रोशनी ली पत्तों ने, पानी लिया, हवा ली और उससे ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज एक नया पदार्थ पौधों ने बना दिया। तो जब भी एक नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम खाना खाते हैं, हमारा खाना हजम होना या साबुन से कपड़े धोना या हम जो दवाइयाँ खाते हैं बीमार होने पे, ये सब एक रासायनिक परिवर्तन करती हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के 4 तरह के लक्षण होते हैं। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है
तो सबसे पहले उसमें से या तो ऊष्मा निकलती है या वो ऊष्मा को सोख लेता है, या उसमें से प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलती है। तो जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और जब वो परिवर्तन होता है तो मोमबत्ती से आपको गर्मी मिलती है और मोमबत्ती से आपको रोशनी मिलती है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप अपनी जीभ पे थोड़ा सा ग्लूकोज रख लें, ग्लूकोज जो हम पानी में घोल के पीते हैं, अगर आप अपनी जीभ पर वो ग्लूकोज रख लें तो वो आपकी जीभ को ठंडा ठंडा लगने लगता है, क्योंकि वो जो ग्लूकोज का पाउडर है वो गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है और आपकी जीभ ठंडी हो जाती है। तो ये एक तरह का लक्षण है रासायनिक परिवर्तन का। तो पहला लक्षण हुआ ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उसका अवशोषित होना। ठीक है, ये पहला लक्षण समझ में आया सबको। कुछ रासायनिक प्रक्रिया ऐसी हैं जिनमें गर्मी निकलती है, जैसे कि मोमबत्ती का जलना, आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी का जलना, गैस का जलना, उसमें गर्मी निकलती है। जिन रासायनिक परिवर्तनों में गर्मी निकलती है उनको ऊष्माशोषी बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी। और ऐसे ही वो परिवर्तन जिनमें गर्मी को खींचा जाता है, जिनमें गर्मी अंदर खींच ली जाती है और हमें ठंडा ठंडा लगने लगता है, उनको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? हाँ, ऊष्माक्षेपी। तो ये था पहला लक्षण। उसके बाद जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है ध्वनि का उत्पन्न होना, आवाज का उत्पन्न होना। उदाहरण है, आप लोग पटाखे जलाते हैं, जब पटाखा फूटता है तो उसमें से शोर निकलता है, उसमें से धुआं निकलता है, उसमें से रोशनी निकलती है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो एक दूसरा लक्षण रासायनिक परिवर्तन का ये हुआ कि रासायनिक परिवर्तन होने पे आवाज निकलती है। ठीक है। तीसरा लक्षण रासायनिक परिवर्तन का होता है गंध में परिवर्तन होना, उसकी खुशबू बदल जाना। जैसे हमारे फल जब पकते हैं तो पकने के बाद फलों में से अच्छी खुशबू आने लगती है। जब एक कच्चा फल पकने लगता है तो वो एक रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, उसमें एक रासायनिक परिवर्तन होता है, फल के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपने देखा होगा कच्चे फल में से खुशबू नहीं आती, लेकिन पके हुए फल में से खुशबू आती है। वो खुशबू इसीलिए आती है क्योंकि उसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन हो गया है। ठीक है। और चौथा जो लक्षण होता है वो होता है किसी गैस का बनना। बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें कोई न कोई गैस बनती है। उदाहरण के तौर पे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है। कौन सी गैस बनती है प्रकाश संश्लेषण में? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बनती है? तो ये एक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बन रही है। अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अगर मोमबत्ती जल रही है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जो कि धुएं के रूप में निकलती है। धुआं देखा है ना आपने निकलता हुआ? जब लकड़ी जलती है तो धुआं निकलता है, मोमबत्ती जलती है तो धुआं निकलता है। वो धुआं क्या है? वो एक तरह की गैस है। ठीक है। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो कोई गैस भी बन सकती है। ठीक है। यहां तक का सबको समझ में आया है? तो अब यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हम आगे का पढ़ते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में गैस बनने के दो उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। एक उदाहरण ये दिया है कि आप एक बोतल में कपड़े धोने वाला सोडा मिला लें पानी के अंदर। ठीक है। और उसको पानी के अंदर सोडा मिला के आप रखें और उसके अंदर फिर थोड़ा नींबू निचोड़ दें। जब आप उसमें से नींबू निचोड़ेंगे तो उसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे। जैसे आपको यहाँ एक ग्लास के फोटो में दिख रहा है ना, उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। अगर हम इस गैस को एक गुब्बारे के अंदर पकड़ लें और फिर इस गुब्बारे की गैस को हम एक दूसरे पानी के साथ मिलाएं जिसमें कि हमने थोड़ा चूना मिला रखा है, तो जब चूने का पानी
जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो इसका रंग सफ़ेद हो जाता है, इसका रंग दूधिया हो जाता है। तो इस गुब्बारे के पास लाने से पहले ये चूने का पानी किसी रंग का नहीं होगा, ये नॉर्मल पानी के जैसा दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम गुब्बारे को इसके ऊपर लगाएंगे और गुब्बारे के अंदर वो गैस है जो कि सोडे के कारण जो बुलबुले निकले थे वहाँ से जो गैस बनी थी वो गुब्बारे के अंदर है। तो जैसे ही गुब्बारा इस पानी के संपर्क में आएगा, ये गैस चूने के पानी के साथ मिलेगी और इसको सफ़ेद रंग का कर देगी। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरे तरह का प्रयोग बताया है जिसमें कि हम एक बीकर के अंदर पानी में थोड़ा सिरका मिला के रख सकते हैं। ठीक है। उस इस सिरके वाले पानी में जब हम खाने का सोडा डालते हैं, ठीक है, वो पीछे हमने कपड़े धोने वाला सोडा इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे सिरके के पानी में जब हम खाने का सोडा डालते हैं तो इसमें से भी गैस निकलने लगती है, बुलबुले उठने लगते हैं, बुदबुदाहट होने लगती है। इसके ऊपर हम एक कॉर्क लगा के इसको सील कर सकते हैं और एक पाइप के द्वारा इससे निकलने वाली गैस, जो यहाँ पे बुलबुले निकलेंगे पानी में से, सिरके वाले पानी में से, उस गैस को हम दूसरे बीकर में लेके जा सकते हैं जहाँ पे हमने पिछली बार की तरह चूने का पानी डाल रखा है। तो जैसे ही यहाँ से निकलने वाली गैस इस चूने के पानी में आके मिलेगी, यहाँ पे दोबारा से चूने का पानी सफ़ेद हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम पहले प्रयोग में कपड़े धोने वाले सोडे में नींबू डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो इसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब सिरके के पानी में हम खाने वाला सोडा डालते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। इसको एक अभिक्रिया के द्वारा ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखिए प्रतिक्रिया लिखी हुई है, सोडा जमा नींबू का रस, तो हमारी बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य पदार्थ। तो ये जो प्रतिक्रियाएं लिखी हुई हैं ये आपको याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे सिरके के साथ लिखा हुआ है सिरका, सिरके में हमने डाला खाने का सोडा, तो हमारी बनी कार्बन डाइऑक्साइड जमा अन्य पदार्थ। ठीक है। ये दो प्रयोग समझ में आ गए सबको? ठीक है। तो दोनों प्रयोगों में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ मिलती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड जमा चूने का जल, तो इसमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है जो आपसे चट्टान बनती है ना जिस चीज की, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट जमा जल। जल हो जाता है दूधिया रंग का। तो अगर ये पानी, ये जल दूधिया रंग का हो जा रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि जो गैस मिलाई है चूने के पानी में वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां तक का समझ आया सबको? इसके बाद एक अगला प्रयोग इन्होंने बताया है कि आप कॉपर सल्फेट लें। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट आप लें, ठीक है, इसको पानी में घोल लें और इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें। जब आप इसको पानी में घोलेंगे तो इसका कोई रंग नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे 2-4 बूंद, तो इसका रंग नीले रंग का हो जाएगा। ये नीले रंग का आप देखिए यहाँ पे बीकर में दिख रहा है, ये ऐसे नीले रंग का हो जाएगा। इसके बाद आप इसके अंदर या तो एक ब्लेड डाल दें लोहे का या फिर एक लोहे की कील डाल दें और इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो इसका नीला रंग था वो हरे रंग में बदल जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब ये नीले रंग का है तो ये है कॉपर सल्फेट। ठीक है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ये है नीले रंग का। हमने इसमें डाल दी लोहे की कांटी या लोहे का ब्लेड। तो इससे क्या होगा, जो लोहे की कांटी में या फिर ब्लेड के अंदर जो लोहा है वो बाहर निकल के आएगा, ब्लेड से बाहर निकल आएगा लोहा, और इसके अंदर जो सल्फेट है उसके साथ रासायनिक परिवर्तन करेगा। तो उससे क्या होगा, पहले था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का मतलब है तांबे का सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये नीले रंग का होता है, लेकिन जैसे हम इसमें लोहे की कांटी या ब्लेड डालेंगे तो कॉपर सल्फेट की जगह इसमें आयरन सल्फेट बनने लग जाएगा।
और ये जो आयरन सल्फेट होता है ये हरे रंग का होता है। तो इसीलिए जब कई घंटे तक हम इसमें ब्लेड डाल के रखेंगे तो इस पानी में कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बनने लग जाएगा और ये पानी का रंग हरा होने लग जाएगा। इसके साथ साथ अब आप एक चीज़ देखें, कॉपर सल्फेट था, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। आपके पास है कॉपर सल्फेट, ठीक है। आपने इसमें डाल दिया लोहा, लोहा मतलब आयरन, आपने इसमें डाल दिया आयरन, जो कि आपने ब्लेड डाला या फिर लोहे की कांटी डाली। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, हमारा बन रहा है आयरन सल्फेट। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे आयरन था, अब यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया। तो ये जो सल्फेट था ये यहाँ से कॉपर से हटके ये आयरन में आके जुड़ गया, इसीलिए यहाँ पे आयरन सल्फेट बना है ना। तो आयरन सल्फेट हो जाएगा। तो जब कॉपर में से सल्फेट हट जाएगा तो अकेला क्या बचेगा, सिर्फ कॉपर बचेगा, है ना। तो हमारे पास कॉपर आ गया। और ये जो कॉपर होता है ये भी थोड़ा थोड़ा हरे रंग का होता है, कॉपर होता है तांबा। तो जब ये कॉपर अलग होने लगेगा तो ये क्या करेगा, जो आपने ब्लेड इसके अंदर डाला था या कांटी जो इस पानी के अंदर डाली थी, इसके ऊपर आप देखेंगे लाल रंग के या भूरे रंग का कुछ कुछ चिपकने लग जाएगा। तो इसके ऊपर जो लाल रंग का या भूरे रंग का चिपक रहा है वो कॉपर है। समझ में आ गया ये सबको। तो आपने पानी के अंदर घोला कॉपर सल्फेट, उसमें 2-4 बूंदे आपने डाला सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब आप इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एक ब्लेड या फिर एक कील डाल के छोड़ देंगे 3-4 घंटे के लिए। और 3-4 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो इसका जो नीला रंग था वो हरे रंग में बदल जाएगा, क्योंकि कॉपर के अंदर जो सल्फेट था वो कॉपर से हटके वो लोहे में जुड़ने लग जाता है और आयरन सल्फेट बनाने लग जाता है। और ये जो आयरन सल्फेट है ये हरे रंग का होता है, इसीलिए आपके पानी का रंग भी हरा हो जाता है। और कॉपर सल्फेट से हटा हुआ कॉपर आपकी जो ब्लेड है, कील है, उसके ऊपर जमा होने लग जाता है और ये जो ब्लेड या कील है वो थोड़ी थोड़ी लाल रंग की या भूरे रंग की होने लग जाती है। समझ में आ गया ना ये अच्छे से। इसके बाद जो अगला प्रयोग है वो ये है कि आप फिर से कॉपर सल्फेट लें, ठीक है, उसको फिर से पानी में मिलाएं, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालें दोबारा, पहले के जैसे करना है एकदम। और उसमें आप कॉपर सल्फेट डालते रहें और उसको हिलाते रहें हिलाते रहें। तो एक समय के बाद क्या होगा, वो कॉपर सल्फेट पानी में घुलना बंद हो जाएगा। जब वो पानी में घुलेगा नहीं तो आपको दिखेगा वो पाउडर थोड़ा थोड़ा नीचे बैठने लगेगा पानी में। तो आप उसको तब तक हिलाते रहें, तब तक कॉपर सल्फेट डालते रहें जब तक कि वो घुलना बंद नहीं हो जाता। जैसे ही वो घुलना बंद होता है आप पानी को धीरे धीरे गर्म भी करते रहिए और उसको हिलाते रहिए, एक समय तक वो घुलेगा और एक टाइम के बाद घुलना बंद हो जाएगा। जब घुलना बंद हो जाए तो आप उसमें और कॉपर सल्फेट ना डालें। अब जो ये पानी बना है ये भी नीले रंग का है और इसको छान के आप एक बर्तन में रख दें। आप इसको जब 24 घंटे बाद या एक दिन बाद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस पानी के अंदर नीचे रवे बैठ गए हैं। रवे का मतलब होता है, अ, आपने कभी मोटे वाला नमक देखा है? आप एक तो घर में इस्तेमाल करते हो पाउडर वाला नमक, एक होता है मोटे वाला नमक जो कि पत्थर जैसा रहता है, वो देखा है? मिश्री देखी है आपने, मिश्री? या चीनी देखी है आपने? चीनी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो चीनी होती है या मिश्री होती है वो उनका रवे वाला रूप होता है। देखा है ना, चकोर 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 होता है सब कुछ, मिश्री भी चकोर होती है, चीनी चकोर होती है। ऐसे ही जो नमक होता है मोटे वाला वो भी चकोर सा होता है। तो ऐसे ही आप देखेंगे जब आप इस पानी के घोल को, कॉपर सल्फेट वाले घोल को रख के छोड़ देंगे तो इसके अंदर भी वो चकोर चकोर रवे बन के नीचे बैठ जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें ऐसे रवे बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं रवाकरण। क्या बोलते हैं इसको? रवाकरण। इसका इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को साफ करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो ये कॉपर सल्फेट हमने पानी में घोला,
अगर इस कॉपर सल्फेट के अंदर कुछ खराब चीजें थी, कुछ मिट्टी थी मान लो, या कुछ और अन्य पदार्थ थे, ठीक है, जो कि साफ नहीं थे, तो जब इसको पानी में हम घोलेंगे और उसके बाद जब ये रवे बनेंगे, तो ये रवे एकदम साफ कॉपर सल्फेट के बनेंगे। इसके अंदर कोई मिट्टी या कोई अन्य पदार्थ नहीं होगा, ये एकदम साफ होंगे। तो इस रवेकरण का उपयोग चीजों को साफ करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया ना ये? तो ये रवाकरण हमारे लिए उपयोगी है। ये भी एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन ये हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल चीजों की शुद्धिकरण में कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे खाने का हजम होना एक रासायनिक परिवर्तन है, वो हमारे लिए लाभदायक है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, वो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, जैसे कि जंग लगना। लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो उसके कारण लोहा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। उसके ऊपर एक लाल रंग की, भूरे रंग की परत जमने लगती है और धीरे धीरे वो लोहे को खाने लगती है। धीरे धीरे वो लोहा कमज़ोर हो जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होती है वायु की और दूसरी होती है पानी की। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में जंग ज़्यादा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी हवा में बहुत पानी होता है। तो कभी भी जंग लगने के लिए लोहे को वायु और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। अगर वायु नहीं है या पानी नहीं है तो लोहे के अंदर जंग नहीं लगता। इसी कारण जो समुद्र के पास वाली जगह होती हैं या नदियों नालों के पास वाली जगह होती हैं, वहाँ पे वायु में नमी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो लोहा इस्तेमाल होता है नाव बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ग्रिल बनाने के लिए, वो लोहा जल्दी खराब होता है और उसमें जंग जल्दी लगता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कई तरह के उपचार किए जाते हैं। आपने देखा होगा हम घर पे लोहे की चीज़ों पे पेंट करते हैं ना। वो इसीलिए किया जाता है ताकि लोहा जो है वो हवा के संपर्क में ना आ सके। जो लोहा जो है वो पानी के संपर्क में ना आ सके। तो जब हवा और पानी के संपर्क में नहीं आएगा तो लोहे के ऊपर जंग नहीं लगेगा। इसलिए लोहे की चीज़ों के ऊपर पेंट लगाया जाता है या उनके ऊपर ग्रीस लगाया जाता है, ताकि उनको जंग से हम बचा सकें। उसके साथ साथ आजकल लोहे के जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर एक जिंक की परत बना के उनको बेचा जाता है। जैसे कि पानी के लिए पाइप इस्तेमाल हम करते हैं पानी कहीं भी भेजने के लिए, या घर में पानी के पाइप आप लगाते हैं ऊपर टंकी में पानी भरने के लिए, या हम घर में टूटी लगाते हैं, तो देखते हैं ना वो चमकता है, वो लोहे के जैसे रंग का नहीं होता, वो चमकदार रंग का होता है ना। तो वो जो है वो लोहे के ऊपर एक जिंक धातु की पतली सी परत लगाई जाती है। जैसे कि पेंट लगाने के बाद लोहा वायु के या फिर जल के संपर्क में नहीं आता, वैसे ही ये जिंक की पतली सी परत लगाने के बाद लोहा वायु के या जल के संपर्क में नहीं आता और उसके अंदर जंग नहीं लगता। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है गैल्वेनीकृत करना। क्या बोलते हैं? गैल्वनीकृत। क्या बोलते हैं? गैल्वनीकृत करना। गैल्वनीकृत। ये देखिए बड़ा कर दिया मैंने। गैल्वनीकृत करना। गैल्वनीकृत करना का मतलब है लोहे के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा देना। ठीक है। इसके अलावा लोहे को आजकल कम इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने घरों में बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना खाना खाने के लिए, वो देखे हैं बर्तन हमेशा चमकदार होते हैं और बर्तनों के अंदर कभी जंग नहीं लगता। क्या लगता है आपके घर में बर्तनों में जंग? बर्तनों में जंग लगता है क्या? आप घर में थाली में खाना खाते हैं, उस थाली में जंग लगता है क्या कभी? हाँ, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि आजकल जो हम घर में बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं वो बर्तन स्टील के बने होते हैं। स्टील क्या है? स्टील के अंदर कभी जंग नहीं लगता। स्टील लोहा और उसके साथ कई और सारी धातुएं मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है। जब हम कई सारी धातुओं को एक साथ मिला देते हैं तो स्टील बनता है और इस बने हुए स्टील के अंदर कभी जंग नहीं लगता। इसीलिए रेल की पटरी बनाने के लिए,
आपके घर में बर्तन है वो बर्तन बनाने के लिए, या ज़्यादातर जगह जहाँ पे भी लोहे का इस्तेमाल होता है वहाँ पे स्टील का आजकल इस्तेमाल होने लगा है ताकि उसके अंदर जंग ना लगे। जंग लगे हुए लोहे में एक और चीज़ होती है कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया बनता है। तो कभी भी अगर आपको जंग लगी हुई कील लग जाती है या जंग लगे हुए ब्लेड से काटा लग जाता है और आपको खून निकलने लगता है, तो हमेशा तुरंत जाके टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, टिटनेस की सुई लगवानी चाहिए। क्योंकि लोहे के अंदर जो जंग होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया बनता है, और जैसे ही उससे आपको कट लगेगा वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर चला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा जब भी आपको लोहे से कभी भी कटता है तो तुरंत जाके टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अब इस पाठ में कुछ पदार्थों के नाम बता रखे हैं। हमारे विज्ञान में आज तक हमें 112 तत्वों के बारे में पता चला है, और इन तत्वों से ही सब कुछ बनता है। ये होते हैं एकदम मूल तत्व। तो आज तक 112 तत्वों का पता है, इन्हीं से सब कुछ बनता है। उदाहरण है जैसे यहाँ इनका नाम है हाइड्रोजन, एक तत्व है, और हाइड्रोजन को हम H से लिख के दिखाते हैं। ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन को हम O से लिख के दिखाते हैं। कार्बन है उसको हम C से लिख के दिखाते हैं। नाइट्रोजन एक तत्व है जो हमारी हवा में होती है, इसको हम N से लिख के दिखाते हैं। ठीक है। तो ये जो तत्व होते हैं आपके यहाँ कुछ 15-20 तत्व यहाँ पे लिखे हुए दिखा रखे हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टीन, आयोडीन, सोना, ये सब तत्व हैं। और हर तत्व का अपना एक संकेत होता है, और हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं वो एक तत्व या कई सारे तत्वों से मिलके बनती हैं। जैसे कि जल है, जल दो तत्वों से मिलके बनता है। जल बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो जल बनाने के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम जल को लिखते हैं H2O। ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस हम छोड़ते हैं, वो कार्बन और ऑक्सीजन दो चीज़ों से मिलके बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसका संकेत हुआ CO2। ऐसे ही हमारा साधारण नमक, जो हम घर में नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम का संकेत होता है Na, और क्लोराइड का संकेत होता है Cl। तो नमक बनाने के लिए हमें एक सोडियम और एक क्लोराइड की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऐसे ही और भी सारे यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे चीनी है। चीनी तीन चीज़ों से मिलके बनती है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हमें 12 कार्बन चाहिए, 22 हाइड्रोजन चाहिए और 11 ऑक्सीजन चाहिए एक चीनी बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारे आसपास आज तक हमें 112 तत्वों के बारे में पता चला है, और इन तत्वों से मिलकर ही हमारे आसपास की सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को घर पे जाके ये पाठ अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं और आपको याद रहें। ठीक है।